मैंने आपको, आप बोलेंगे नहीं आप मैंने आपको बेसिक थिंग्स बता दी थी सारी पॉलिनोमियल्स की, और वैसे तो हमने वही चीज़ रिवाइज की थी जो हमने 9th में पढ़ी है, ठीक है। आज हम पढ़ेंगे ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। यहाँ देखो, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन कैसे करते हैं, ठीक है, पॉलिनोमियल्स में। अब इसमें दो चीज़ें हैं, अगर ग्राफ लीनियर का है, लीनियर इक्वेशन है, ठीक है, या फिर ग्राफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन का है, मतलब जो इक्वेशन है वो क्वाड्रेटिक है या लीनियर। अगर लीनियर है, फॉर एग्जांपल हमारे पास लीनियर इक्वेशन है 2x + y = 5, ठीक है। 2x, बोलो किस काम से? कौन है मुस्कान? अभी तुरंत वो कंप्यूटर रूम में है, पूर्णिमा में कंप्यूटर रूम में काय की लिस्ट बना रहे हो? जा 2 मिनट में देके आ जाना। अगर 2 मिनट से ज़्यादा लगे तो बोल देना मैम मेरा मैथ्स का पीरियड है। यहाँ देखो, और फीस के जो इन लोगों को रिलैक्सेशन मिल रहा है वो कौन दे रहा है रिलैक्सेशन? तो 2x + y = 5 है, ठीक है। अब ये इक्वेशन है लीनियर इक्वेशन, ठीक है, हमें इसका ग्राफ बनाना है। या दूसरी इक्वेशन है, एक इक्वेशन इसी में दे रखी है आपकी कि x³ - 3x - 4, इक्वेशन ये नहीं है, इक्वेशन है तुम्हारी, इसको रीअरेंज करा है इसने, हाँ यही है, y = x³ - 3x - 4। ये दो इक्वेशन है। ये कैसी इक्वेशन है? लीनियर। ये कैसी इक्वेशन है? क्वाड्रेटिक। ग्राफ बनाना, इसका ग्राफ बनाना तो आप जानते हैं ना, इसका ग्राफ बनाना जानते हैं। क्यूबिक लिख दी मैंने, एक्सिस पर, ठीक है। तो ग्राफ बनाने का तरीका मैंने आपको बताया था कि कम से कम अगर हमें लीनियर इक्वेशन का ग्राफ बनाना है तो कम से कम हमें 2 पेयर चाहिए होते हैं, मतलब 2 पॉइंट चाहिए होते हैं। दो डॉट से मिला के लाइन इजीली खींची जा सकती है। तो अगर हमें 2 पॉइंट मिल जाएं तो हम आसानी से खींच सकते हैं। तो यानी x की 2 वैल्यू और y की 2 वैल्यू, तो हम क्या करते थे, यहाँ x लिख देते थे, यहाँ y लिख देते थे, यही करते थे ना। और उसके लिए हम क्या करते थे कि x की वैल्यू रखते जाते थे, y की वैल्यू निकालते जाते थे। तो चाहे तो आप यहाँ x और y लिख दीजिए, चाहे आप यहाँ y = करके पूरी इक्वेशन पे लिख सकते हैं। मतलब अगर इस इक्वेशन में 2x + y = 5 है तो y = हो जाएगा 5 - 2x, ये हो जाएगा ना। तो यहाँ पे 5 - 2x भी लिख सकते हैं। कुल मिला के हमें वैल्यू y की ही निकालनी है, तो हो गया। हिट एंड ट्रायल मेथड से हम करते क्या है कि x की वैल्यू रखते जाते हैं। जैसे मैं इसमें x की वैल्यू अगर 1 रख दूँ, x की जगह 1 रख दूँ, तो 2 × 1 = 2 हो जाएगा, 2 उधर जाके 5 से माइनस हो जाएगा, तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 3। यानी x की वैल्यू 2 रखने पे y की वैल्यू 3 आ जाएगी, y की वैल्यू 3 आ जाएगी। और x की वैल्यू, सॉरी 2 में क्या रखा था मैंने, 1 रखने पे y कितना आ जाएगा? 3। और x की वैल्यू 2 रख दूँ तो y कितना आ जाएगा? 1 आ जाएगा, ठीक है। 2 × 2 = 4, 4 उधर जाके माइनस है 1 हो जाएगा। तो यानी 2 पेयर मिल गए मुझे। पेयर क्या मिले? कोऑर्डिनेट्स क्या मिले मुझे? एक पॉइंट मिला 1,3, दूसरा पॉइंट मिला मुझे 2,1। इन दोनों को मैं ग्राफ में प्लॉट करूंगी और इनको मिलाती हुई लाइन खींच दूंगी, वही इस इक्वेशन का लाइन होगा, यानी इसी इक्वेशन का वो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होगा। सेम यही तरीका क्वाड्रेटिक में भी होगा, ठीक है। क्वाड्रेटिक में भी हम ऐसा ही करेंगे, क्वाड्रेटिक में भी सेम यही करेंगे, लेकिन उसमें आपको वैल्यूज ज़्यादा निकालनी पड़ती है। ज़्यादा क्यों निकालनी पड़ती है? जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ग्राफ होता है ना, वो ऐसा आता है पैराबोला का शेप का, उल्टा या सीधा। तो उसमें एक मिड पॉइंट है, एक राइट हैंड साइड है, एक लेफ्ट हैंड साइड है। तो कुछ वैल्यूज़ आपको 0 भी लगाना पड़ेगी इसमें वैल्यू, कुछ वैल्यूज़ नेगेटिव भी लगा लीजिए, -1 -2 -3, कुछ वैल्यू पॉजिटिव भी लगा लीजिए। तो उससे क्या होगा? बैलेंस हो जाएगा। तो आपको इसकी कुछ वैल्यूज़ लगानी पड़ेगी। तो आप यहाँ पर y = यहाँ x लिख दो, यहाँ y लिख दो। यानी इसमें अगर मैं x = क्या रखूँ, 1 2 3 ऐसे रखूँगी। लेकिन मैंने आपको क्या कहा कि आपको कुछ वैल्यूज़ नेगेटिव भी लगानी, कुछ क्या लगानी, पॉजिटिव भी और 0 भी।
तो मैं कुछ नंबर सेलेक्ट कर लेती हूँ। मैं कह रही हूँ कि मैं 0 भी लगा लूँगी, -2 भी लगा लूँगी, -1 भी लगा लूँगी, -2 भी लगा लूँगी, +1 +2, मतलब इस तरीके से वैल्यू लगाऊंगी कि दोनों साइड बैलेंस हो जाए। तो अगर मैं x की वैल्यू 0 लगाती हूँ इस इक्वेशन में, x की जगह 0 रख देती हूँ, तो y क्या आ जाता है -1। ये सब 0 ही हो गया जिसमें x आ रहा है, y क्या हो जाएगा -1। अगर मैं x की जगह 1 लगाती हूँ तो y कितना हो जाएगा, ये 1 का स्क्वायर 1, 3 1 जा 1, ये -3 -4 हो जाएगा -7, उसमें से प्लस का 1 जाएगा तो माइनस के क्या बचेंगे 6। अगर मैं x की वैल्यू 2 लगा दी तो 2 का स्क्वायर हो गया 4, प्लस का 4 माइनस का 4 कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ पर भी 2 लगेगी तो 3 2 जा 6 तो क्या आ जाएगी -6 वैल्यू। सही है, तुम भी चेक करते रहना, हो सकता है मिस्टेक हो जाए कैलकुलेट करने में। अब अगर मैं x की वैल्यू -1 लगाती हूँ तो -1 का स्क्वायर +1 हो जाएगा, ठीक है, और यहाँ -1 से मल्टीप्लाई होकर ये +3 हो जाएगा, तो प्लस का 3 और प्लस का 1 मल्टीप्लाई होकर प्लस का 4 हो जाएगा, और प्लस का 4 और माइनस का 4 कैंसिल होकर क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। अगर मैं x की वैल्यू -2 लगाती हूँ तो -2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, प्लस का 4 और माइनस का 4 कट जाएगा, यहाँ पर -2 वैल्यू लगा रही तो -2 -3 से मल्टीप्लाई होकर प्लस का 6 हो जाएगा। अच्छा, -3 × -2 क्या होगा 6। तो अब हमारे पास कितने पेयर मिल गए, एक मुझे मिला -2,6, एक मुझे मिला -1,0, एक मुझे मिला 0,-4, एक मुझे मिला 1,-6, एक मुझे मिला 2,-। ये सारे पॉइंट्स को हम प्लॉट करेंगे ग्राफ में, जैसे प्लॉट करते हैं, आपको आता ही है, आता है ना? कोई ये नहीं कहेगा मुझे नहीं आता है, 9th में था प्लॉट करना, आता है? वहाँ पे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री वाला एक छोटा सा चैप्टर था जहाँ पे आपने प्लॉटिंग सीखी थी। इसको प्लॉट करेंगे और जब मिलाएंगे तो ये पैराबोलिक आएगा। कैसा आएगा? पैराबोलिक आएगा, ठीक है। तो ये ध्यान रखना ठीक है। तो अब इसमें 2-3 कंडीशंस होती हैं। एक जो ये इक्वेशन होती है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इसकी जो स्टैंडर्ड फॉर्म होती है, ये भी सुनते चलो। ग्राफ प्लॉट करना आ जाएगा ऐसे, ये समझ में आ गया? इतना आया, पहले बताओ इतने में कोई दिक्कत है आपको? इन चीज़ों को रिवाइज डेली करो। मैं फिर बोल रही हूँ, ये जनरल क्लास नहीं है, दिस इज बोर्ड क्लास। डेली का घर में जाके डेली रिवाइज कर लिया करो, 1-2 क्वेश्चन कर लिया करो उससे रिलेटेड, तो आपके लिए बहुत सारा इकट्ठा नहीं होगा उसको करने के लिए, ठीक है। रोज़ का रोज़ रिवाइज करोगे, 15 से 20 मिनट हमको लगते हैं रिवीजन करने में, तो उससे क्या होगा, आपके दिमाग पे बोझ नहीं रहेगा। वरना क्या होता है, फाइनल बोर्ड के एग्जाम पे टाइम हमारा मैथ्स का पेपर है करके कितना बवाला हो जाता है, ठीक है, क्योंकि उतने सारे क्वेश्चंस प्रैक्टिस करना, उन सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करके जाना, उतने सारे फॉर्मूले लर्न करना। तो अगर हम पहले से प्रैक्टिस में है तो हम सारे क्वेश्चन क्यों सॉल्व करके देखेंगे? हमें जो क्वेश्चन डाउटफुल लग रहे हैं कि इसमें मेरे से गलती हो सकती है, उसको सॉल्व करके देखेंगे। जो अच्छे से आते हैं, जिनमें हम बिल्कुल श्योर हैं कि ये मुझे 100% आते हैं, उनको सॉल्व करके देख के जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो अगर हम शुरू से थोड़ा थोड़ा करते रहेंगे तो हमारे लास्ट में इकट्ठा नहीं होगा, ये ध्यान रखना, ठीक है। नहीं तो मैंने आपको बताया था एग्जाम्पल, बच्चे वहाँ मैथ्स के पेपर में खाली क्वेश्चन भी उतार के आए थे। ये हालत थी बच्चों की कि 37-38 खाली क्वेश्चन उतार के आए, आंसर किसी का लिखा ही नहीं। तो ऐसी कंडीशन नहीं आनी चाहिए, ठीक है। ये बात हो गई। अब इसमें कुछ कंडीशंस होती है जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है। जैसे ना किसी भी चीज़ को लिखने का एक स्टैंडर्ड सेट फॉर्मेट होता है, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो स्टैंडर्ड फॉर्म होता है वो होता है ax² + bx + c = 0। ये मैंने आपको पहले भी बताया, ठीक है। और क्यूबिक का होता है ax³ + bx² + cx + d = 0। तो ये, और उसका क्या होता है, लीनियर का ax + b = 0। इस टाइप के इनके स्टैंडर्ड फॉर्म होते हैं कि स्टैंडर्ड फॉर्म में ये ऐसे लिखी जानी चाहिए। तो ये जो a है यहाँ पर, अगर स्टैंडर्ड फॉर्म में हम इस इक्वेशन को लिख रहे हैं तो जो a है वो क्या है, किसका कोफिशिएंट है? कोफिशिएंट ऑफ x²। a क्या है? कोफिशिएंट ऑफ x²। दुनिया में कहीं भी चले जाओ, किसी भी लेवल पे पढ़ाई करो, किसी भी क्लास में जाओ, क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिखने का स्टैंडर्ड फॉर्म हर जगह यही होगा, ठीक है, क्योंकि ये बना दिया गया है। तो सब बच्चों को ऐसे ही पढ़ना है कि क्वाड्रेटिक फॉर्म को स्टैंडर्ड तरीके से ऐसे लिखते हैं। तो इसमें कुछ कंडीशन होती है, जब हम इसका ग्राफ प्लॉट करेंगे तो वो कैसे आएगा और कैसा नहीं आएगा ठीक है। तो ये जो a है, जो x² का कोफिशिएंट है, मान लिया मैंने एक इक्वेशन लिखी 3x² + 2x + 5 = 0। इसका कंपैरिजन आप इससे करो, ax² + bx + c = 0। तो आपको समझ आ जाएगा कि a किसके बराबर है, 3 के, b क्या है, 2 है, और c क्या है, 5। इसमें कोई दिक्कत है नहीं। यहाँ पर जो a है वो 3 है और 3 इज ग्रेटर देन 0, मतलब a है जो वो ग्रेटर देन 0 है। a 0 से बड़ा है, पॉजिटिव नंबर है,
तो जब एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट पॉजिटिव होता है तो इसका जो शेप होता है ये अपवर्ड होता है, जैसा होता है ऊपर की तरफ खुला होगा। और जब ये कोई नेगेटिव नंबर होता है, यानी जब a इज लेस देन 0 तब इसका शेप डाउनवर्ड होता है। ये भी क्वेश्चन आ जाता है कि कब अपवर्ड होगा और कब डाउन। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत है आपको? एक तो ये चीज़ याद रखना हमेशा, ठीक है। और इस कर्व को, जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का कर्व आता है, इसका नाम क्या होता है? पैराबोला। क्या नाम होता है इसका? पैराबोला। ठीक है। दूसरी एक बात और है, ये मैंने आपको पहले भी बताई है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो होती है ना, उसके एट मोस्ट कितने ज़ीरो हो सकते हैं, मतलब उसके कितने एक्स की कितनी वैल्यू निकल के आती है जब हम उसको सॉल्व करते हैं। या 3 कंडीशन हो सकती है, इसको कहते हैं एट मोस्ट 2 हो सकते हैं, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा क्या हो सकते हैं? 2। कई कंडीशन ऐसी भी आती है जिसमें एक भी ज़ीरो नहीं होगा, या एक ज़ीरो होगा, या 2 ज़ीरोज़ होंगे। तो ज़्यादा से ज़्यादा कितने हो सकते हैं ज़ीरोज़? 2। ज़्यादा से ज़्यादा एक्स की कितनी वैल्यू निकल के आ सकती है? 2। ज़्यादा से ज़्यादा क्वाड्रेटिक इक्वेशन के कितने सॉल्यूशन आ सकते हैं? 2। ठीक है। तो अगर जनरल क्वेश्चन आपसे पूछा जाए कि एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन के कितने सॉल्यूशन होते हैं, तो आप कहेंगे एटमोस्ट 2। क्या कहेंगे? एटमोस्ट 2। किन्हीं केसेस में आप 2 भी कहते हैं खाली, तो सामने वाला समझ जाएगा आप क्या कहना चाह रहे हैं, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि एटमोस्ट 2 माने ज़्यादा से ज़्यादा कितने हो सकते हैं? 2। ठीक है। अब इसको ग्राफ से कैसे पहचानते हैं? हमारा जो पैराबोला का ग्राफ होता है, पैराबोला कहीं भी बन सकता है, ऐसे 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 भी बन सकता है, कहीं भी उसकी पोजीशन कुछ भी हो सकती है। वो तो डिपेंड करेगा कि हमारे पास क्या इक्वेशन है, इक्वेशन के हमने क्या क्या कोऑर्डिनेट प्लॉट किए हैं और कैसे ये बना है। तो इसमें कुछ बातें मैं बता रही हूँ, बहुत आसान है ये क्वेश्चन, 1 नंबर में आता है। पैराबोला जो होता है वो, यानी जो ग्राफ होता है, पैराबोला से ही मतलब नहीं, कोई भी ग्राफ एक्स एक्सिस को जितनी जगह पे कट कर रहा होता है उसके उतने ही ज़ीरो होते हैं। जैसे ये कहीं नहीं कट कर रहा है एक्स एक्सिस को, तो हम कहेंगे इट हैज़ नो ज़ीरो। अगर एक ही पॉइंट पे कट और टच में फ़र्क होता है, टच कर रहा है तो 1 ज़ीरो, अगर कट कर रहा है 2 जगह तो 2 ज़ीरो। तो देख के पहचान लेंगे। क्यूबिक इक्वेशन का जो ग्राफ खींचते हैं, क्यूबिक का ग्राफ खींचेंगे कैसे, माने उसके कोऑर्डिनेट कैसे फाइंड आउट करेंगे, उसका तरीका सेम वही है जो लीनियर का है और जो क्वाड्रेटिक है। जैसे मैंने ये क्यूबिक इक्वेशन लिख ली, ये लिख ली मैंने, इसको यहाँ से मैंने y इक्वल्स पे दिखा दिया। ठीक है। तो अब मैं क्या करूँगी, x की वैल्यू लगाती जाऊँगी, y की वैल्यू निकलती जाएगी, जैसे मैं क्वाड्रेटिक में कर रही थी, जैसे मैं लीनियर में तरीका तो सेम वही है। कोऑर्डिनेट तो ऐसे ही मिलेंगे हमको, 2-2 के पेयर में कोऑर्डिनेट ले लिए, उसके बाद 5-6 कोऑर्डिनेट निकाल लिए, ज़्यादा निकाल, जितने ज़्यादा निकाल सके, हमारे पास जितना समय, देखो जितने ज़्यादा कोऑर्डिनेट हम निकालेंगे ना, ग्राफ उतना फाइन बन के आता है, साफ़ सुथरा बन के आता है, एग्जैक्ट बन के आता है। कम से कम कोऑर्डिनेट एक लाइन को खींचने के लिए 2 निकालने होते हैं, लेकिन पैराबोला का अगर ग्राफ खींचें, यानी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का या क्यूबिक का, तो उसके लिए हमें ज़्यादा कोऑर्डिनेट निकालने पड़ेंगे ताकि ग्राफ का शेप बिल्कुल क्या है, क्लियर आए। तो ये तो था पैराबोला, तो था क्वाड्रेटिक का। क्यूबिक का ग्राफ कुछ इस तरीके का आता है, इस तरीके ऐसे टाइप का। ठीक है। तो इसमें भी वही होता है, अगर ये एक्स एक्सिस को एक जगह पे कट कर रहा है तो 1 ज़ीरो, 2 पे कर रहा है तो 2 ज़ीरो, नहीं कर रहा है तो कोई ज़ीरो नहीं, 3 पे कर रहा है तो 3। आपसे पूछा जाए एटमोस्ट क्यूबिक इक्वेशन के कितने ज़ीरो हो सकते हैं? 3। एटमोस्ट माने ज़्यादा से ज़्यादा कितने हो सकते हैं? 3। 2 भी हो सकते हैं, 1 भी हो सकते हैं और नहीं भी हो सकते हैं। ठीक है। तो आप ज़रा पेज नंबर को खोलिए 17। अच्छा, पहले आप पेज नंबर 17 मत खोलिए, पहले आप खोलिए पेज नंबर 13। ठीक है। पेज नंबर 13 में आपको एक पैराबोला दिख रहा है राइट हैंड साइड पे। ये किसका है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ग्राफ है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन ऊपर लिखी हुई है जिसके इसने जीरोज निकाले हुए हैं। आप देख रहे होंगे बीच में इसने जीरो लिया है, इधर को कुछ ले लिए, इधर को कुछ ले लिए, मैंने कुछ नेगेटिव लिए, कुछ पॉजिटिव लिए। तो इस तरीके से काफ़ी सारे कोऑर्डिनेट्स निकाल के इसने उनको प्लॉट किया, फिर उससे मिलाते हुए लाइन खींची, तो इसने देखा कि ये शेप आया, दिस इज पैराबोला। ठीक है। अब अगला देखो, ये पैराबोला एक्स एक्सिस को कितनी जगह पे कट कर रहा है? 2। तो इसके कितने जीरोज होंगे? 2। अब आ जाइए पेज नंबर 14 पे। तो इसने तीनों चारों केसेस आपको दिखा रखे हैं। केस नंबर 1 में ये कितनी जगह पे कट कर रहा है? 2। तो यानी कि कितने जीरोज हो सकते हैं? 2। केस नंबर 2 में ये एक ही जगह पे टच कर रहा है, यानी कितने जीरोज हो सकते हैं? 1। ठीक है। केस नंबर 3 में ये सिर्फ वाई एक्सिस पे टंगा हुआ है, ये कहीं पर भी एक्स एक्सिस को टच या कट या कुछ नहीं कर रहा, तो इसका क्या जीरो होगा? एक भी जीरो नहीं होगा। इट हैज़ नो जीरो। ठीक है। समझ में आ गया? ये तीनों केस समझ में आ गए, देख के पहचान लेंगे। ठीक है। अगला आगे आ जाइए पेज नंबर 16 पे।
पेज नंबर 16 पे जो ग्राफ बना हुआ है ये एक क्यूबिक इक्वेशन का ग्राफ है। इसकी शेप ऐसी होती है, आप देख लीजिए। और ये इक्वेशन है एक्स क्यूब माइनस 4x। ये इक्वेशन है, इक्वेशन क्या है ये लिखी हुई है यहाँ पे, इक्वेशन y इक्वल्स टू एक्स क्यूब माइनस 4x, पेज नंबर 15 के लास्ट में लिखी हुई है। इसके इसने कोऑर्डिनेट निकाले हैं और कोऑर्डिनेट निकाल के ग्राफ प्लॉट किया है। 3 ग्राफ आपको दिखाए गए हैं, ये तीनों ग्राफ क्यूबिक इक्वेशन के हैं। किसके हैं? क्यूबिक के। ठीक है, तो इसका ग्राफ क्यूबिक का ऐसे आता है और इससे भी आप जीरोस को बता सकते हैं कि एक्स एक्सिस को कितनी जगह पे कट करा उस हिसाब से। इसकी आ जाइए एक्सरसाइज नंबर 2.1 में, पेज नंबर 18 पे। पेज नंबर 18 आगे पेज नंबर 18 पे। पेज नंबर 18 पे एक एक्सरसाइज दी है जिसमें कि बेचारा सीधा साधा इकलौता एक ही क्वेश्चन है। ठीक है, इसमें 6 ग्राफ बनाए, देख के आपको यही बताना है कि इसके कितने जीरोज होंगे। आप आँख बंद करके भी बता देंगे। ठीक है, क्या कह रहा है ये? द ग्राफ ऑफ y इक्वल्स टू पी एक्स आर गिवन बिलो फॉर सम पॉलिनोमियल पी एक्स, फाइंड द नंबर ऑफ जीरोज ऑफ पी एक्स इन ईच केस। पहले केस में, दूसरे में, तीसरे में, चौथे में, पांचवे में, छठे में, 3। तो जो पांचवे वाले में आपको 4 जीरोज दिख रहे हैं, तो यानी कि ये बाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ग्राफ होगा। मैंने फोर्थ पावर वाली जिसका ऑर्डर 4 होता है उसकी जो इक्वेशन होगी उसका ग्राफ है ये। हमें कैसे पता चला? क्योंकि इसके कितने जीरोज आ रहे हैं? 4, और 4 जीरोज क्यूबिक के नहीं आ सकते, 4 जीरो जो है वो क्वाड्रेटिक के भी नहीं आ सकते, लीनियर के भी नहीं आ सकते। ठीक है, तो ये समझ में आ गया? किसी को कोई डाउट? कभी कभी इसी का कोई एक ग्राफ प्रिंट करके एक नंबर में दे देता है और बताता है कि इसके कितने जीरोज हैं, बताइए। बोलो। कॉपी में बनाएंगे, छोटे छोटे ग्राफ बनाएंगे, उनको पेस्ट करेंगे, या पहले छोटे छोटे टुकड़े पेस्ट कर लेंगे, फिर ग्राफ बना लेंगे, फिर उसको इस एक्सरसाइज को, भाई ये एक्सरसाइज बिना ग्राफ बनाए कैसे होगी? ये तो ग्राफ बनाना ही पड़ेगा। तुम्हें एक क्वेश्चन है, उसमें क्या रोना है? अब तो तुम ये समझ लो, अपने को समझो कि हम इंसान है ही नहीं, हम मशीन है। अपने से इतना काम लो, 10th में इतना काम लो, इतना काम लो कि बस हद कर दो। दिमाग का इतना ज़्यादा यूज़ करो कि बस दिमाग कहे अब छोड़ दो। ठीक है, क्योंकि जो हमारा दिमाग है ना वो भी मशीन की तरह है। जितना ज़्यादा यूज़ करेंगे, मशीन को देखना, जितना ज़्यादा यूज़ करो उतना। सिलाई मशीन देखी आपने? अगर महीने में एक बार निकालो ना वो चलती नहीं। कई लोगों ने ट्राई किया होगा, तुम लोगों ने कभी चलाई है तो देखना जाम हो जाती है। और अगर रोज़ रोज़ सिलाई करते रहेंगे तो उसमें तो फ्री रहती है, स्मूथ रहती है। तो वही दिमाग के साथ भी होता है। जितना ज़्यादा हम रोज़ अपने दिमाग से स्ट्रगल करवाएंगे, दिमाग उतना अच्छा चलेगा। 10 दिन में कभी एक दिन किताब निकालेंगे तो कुछ नहीं आएगा। तो वही आपको प्रैक्टिस करनी क्लास 10th में। ठीक है, अगला मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट इसका अब आ रहा है, रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट। मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट 2.3 जहाँ पे लिखा है, मोस्ट इंपॉर्टेंट लिख लीजिए। रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट अब मेरी बात को यहाँ से आप आँख कान नाक खुले रख के आपने अब आप बुक को बंद कर दीजिए। अब आपने मेरी बात सुनी, बुक से जितना आपको कराना था, जहाँ आपको टिक करना था, जो आपको करना था मैंने बता दिया। अब आप बी अटेंटिव, पहले तो सीधे बैठिए एकदम। आपको जीरोज और कोफिशिएंट के बीच में रिलेशन बताना है। ठीक है, क्या रिलेशन होता है वो पता करना है। तो उसके लिए पहले आपको क्लियर होना चाहिए कि जीरोज क्या होते हैं, ये मैं आपको बता चुकी हूँ। आपको ध्यान होगा, कोफिशिएंट दोनों ही आपको पता है कि नहीं? yes, मैंने अभी आपको एक स्टैंडर्ड फॉर्म लिख के दी थी, ax² + bx + c = 0। ये एक कैसी इक्वेशन है? क्वाड्रेटिक। कैसी इक्वेशन है? क्वाड्रेटिक। क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो इसके एटमोस कितने जीरो आएंगे? 2। इसमें जो ये a b c है, मतलब जो इनकी जगह नंबर्स होते हैं ना जब कोई इक्वेशन लिखी होती है, तो ये क्या है? कोफिशिएंट्स। क्या है ये? कोफिशिएंट्स। ठीक है, कितने कोफिशिएंट्स है? a, b और c। इसमें एक इसका कोफिशिएंट है x², b है x का, c कांस्टेंट। c को कोफिशिएंट तो क्या कहेंगे? कांस्टेंट होता है। वैसे जनरली को आपस में कोफिशिएंट ही कह देते हैं, abc को। ठीक है, और इसमें जो ये वर्ड हम यूज करें जीरोज, वो क्या होंगे? ये जो वेरिएबल है ना x, जब हम इस इक्वेशन को फैक्टराइज करेंगे, आपने क्यूबिक इक्वेशन भी फैक्टराइज की थी क्लास 8 में, तो जब फैक्टराइज करेंगे, किससे की थी आपने? मिड टर्म इक्वेशन। तो इसकी 2 वैल्यू निकल के आएंगी x की, आएंगी कि नहीं आएंगी? आपने क्वाड्रेटिक फॉर्मूला पढ़ लिया है, 9th में नहीं पढ़ा, 10th में सर। ठीक है, तो इसकी जो 2 वैल्यू निकल के आएंगी x की, वो होंगे 0। क्या होंगे? 0। कितने निकल के आएंगे? 2। किसके केस में 2 आएंगे? क्वाड्रेटिक इक्वेशन।
और क्यूबिक के केस में 3। यहाँ पे क्लास 10th में आपको क्वाड्रेटिक और क्यूबिक के लिए ही पढ़ना है, ठीक है। तो इसकी जो 2 जीरोज निकल के आते हैं किसी भी क्वाड्रेटिक के इक्वेशन को सॉल्व करने पर, जो अब इसमें आप ये नहीं कह सकते कि x के ही हो सकता है, कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन y में दी हो, कोई p में दी हो, कोई t में दी हो, कोई किसी में भी दे सकते हैं भाई। x की जगह मैं y भी यूज़ कर सकती हूँ, p भी यूज़ कर सकती हूँ, t भी यूज़ कर सकती हूँ, z भी। कहने का मतलब ये जो भी वेरिएबल दिया है, चाहे x लिखा हो, चाहे y लिखा हो, चाहे z लिखा हो, चाहे t लिखा हो, चाहे s लिखा हो, उसको जब हम सॉल्व करेंगे इक्वेशन को तो उसकी वेरिएबल की कितनी वैल्यू निकल के आएंगी? 2। उनको दिखाते हैं अल्फा और बीटा से। सारी दुनिया में इसी से दिखाते हैं। जहाँ भी मैथमेटिक्स लिखी जाएगी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के 2 अगर हमें जीरोज दिखाने हैं तो किससे दिखाते हैं? अल्फा और बीटा। और कोफिशिएंट किससे दिखाते हैं? ए बी सी। तो इनके बीच में एक रिश्ता होता है। क्या रिश्ता होता है वो मैं बताऊँ। रिश्ता ये होता है कि सम ऑफ जीरो यानी अल्फा प्लस बीटा की जो वैल्यू होती है वो -b/a, यानी कि माइनस x का कोफिशिएंट अपॉन x स्क्वायर का कोफिशिएंट, ये इसका मतलब है। यानी कि अगर हम इसके अपॉन ये करें तो जो आंसर आएगा वही दोनों कोफिशिएंट को, दोनों जीरोस को ऐड करने पे भी वही है, ये इसका मतलब है। बात समझ आ रही है? और इनका जो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस होता है, अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू वो c/a किसके बराबर होती है? किसके बराबर होती है? इसको एक एग्जांपल से समझ लीजिए। एक इक्वेशन दे रही हूँ मैं, देखो 2x² - 8x + 6, 2x² - 8x + 6। क्या ये पूरी इक्वेशन 2 से डिवाइड है? कर लेते हैं तो ये हो जाएगा x² - 4x + 3, ठीक है। अब हमें इसको मिड टर्म स्प्लिटिंग से सॉल्व करके x की 2 वैल्यू निकालनी है। 3 के कोई ऐसे 2 टुकड़े करने हैं जिनको जोड़ के घटा के, यानी ऐड या सब्ट्रैक्ट करके -1, 3 1 जा 3, तो हमें दोनों फैक्टर क्या लेने पड़ेंगे? -3 और -1, क्योंकि उन दोनों को ऐड करेंगे तब -4 बनेगा। हमें ये भी देखना है कि मल्टीप्लाई करके प्लस का 3 बनना चाहिए और ऐड करके -4, तो 2 हो जाएंगे -3 × -1, मल्टीप्लाई करके तो प्लस का 3 बन जाएगा और ऐड करने पे क्या बन जाएगा? -4। तो इसको मिड टर्म को स्प्लिट करेंगे यानी तोड़ेंगे, तो इसकी जगह इसको ऐसे लिख देंगे ओपन करके -3x - x + 3 = 0। -x का मतलब है -1x, 1 को दिखाने की जरूरत नहीं होती। खड़े हो जाओ बीच में, जल्दी खड़े हो, तुम्हारे पीछे, हाँ इधर आओ, आगे आ जाओ, यहाँ बैठो, अकेले यहाँ पे बैठो, ठीक है। ये बात समझ में आ गई। फिर क्या करते हैं? 2 का पेयर बना के कॉमन लेते हैं। यहाँ से x कॉमन ले तो x - 3 हो गया, यहाँ से -1 कॉमन लेते हैं, क्योंकि हमें ये भी ध्यान रखना है जो इसके अंदर है वो यहाँ भी बनना चाहिए। तो यहाँ से x बचेगा और ये प्लस का साइन इस माइनस से माइनस हो जाएगा = 0। आप पूरा ब्रैकेट कॉमन ले लेंगे तो x - 3 और x - 1, तो जो x की 2 वैल्यू आई वो यहाँ से आ जाएगी x = 3 और यहाँ से आ जाएगी x = 2। ये अल्फा है और ये बीटा। बात समझ आ गई? अल्फा बीटा निकाल लिए। अब हमने ये क्यों बताया तुम्हें मैंने, अब हम चेक करेंगे ये रिलेशन होता है कि नहीं होता है। ये जो इक्वेशन मुझे दी थी सबसे पहले 2x² - 8x + 6, इसका मैं कंपैरिजन करूंगी ax² + bx + c = 0, तो मुझे पता चलेगा कि a की वैल्यू 2 आ रही है, b की वैल्यू -8 आ रही है, साइन के साथ लेते हैं, c की वैल्यू 6 आ रही है। तो अब मुझे चेक करना है कि ये रिश्ता होता है कि नहीं होता है। तो मैं अल्फा प्लस बीटा को ऐड करके देखूंगी, तो अल्फा प्लस बीटा को ऐड करके आएगा 3 + 1 4, और मैं फिर क्या करके देखूंगी? -b/a करके भी देखूंगी। तो -b की वैल्यू ऑलरेडी माइनस में है, ये वाला माइनस फॉर्मूले का माइनस है, ये वाला माइनस इसकी वैल्यू का माइनस है, अपॉन a की वैल्यू है 4, 2 है, इस माइनस से माइनस प्लस हो गया तो 8/2 यानी कि 4, तो 4 = 4, यानी अल्फा प्लस बीटा की जो वैल्यू आती है वो वही आती है जो -b/a करके आती है। समझ में आ गई बात? सेम ऐसा ही हम चेक कर सकते हैं अल्फा इंटू बीटा, ठीक है। तो 3 × 1 करेंगे, अल्फा बीटा को मल्टीप्लाई करेंगे, अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू है ये, तो 3 आ गया। इसी तरीके से हम c/a करेंगे तो c कितना है 6 और a है 2, तो c/a की वैल्यू कितनी आ गई 6/2 यानी कि सेम आ गई। तो रिलेशन वेरीफाई हो गया कि हाँ ये जो कह रहा है ये सच बात है, ऐसा होता है, ऐसा होता है। अब अगर तुम्हें ये बात पता है कि अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू -b/a होता है, तो अगर तुम ये 4 चीज़ें इसमें
कौन कौन सी चीज़ आ रही है इसमें? अल्फा आ रहा है, बीटा आ रहा है, बी आ रहा है, ए आ रहा है, 4 चीज़ें आ रही है। 4 में से अगर कोई सी 3 तुम्हें पता हो तो चौथी निकाल लोगे कि नहीं? सेम चीज़ है ना। ऐसे अल्फा इंटू बीटा इक्वल्स टू सी अपॉन ए होता है। तो इन चारों में से कोई सी भी 3 पता हो तो चौथी निकाल लोगे। बहुत आसान है। तो यही इस रिलेशन का यूज़ है कि हमें पूरी इक्वेशन सॉल्व ना करनी पड़े कई जगह, हम सिर्फ इस रिलेशन का यूज़ करके वैल्यूज़ को निकाल पाए। बात समझ आ रही है? तो ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट है। कोई दिक्कत? उसके बाद क्यूबिक के लिए आ जाइए। क्यूबिक का दिया है, पता नहीं कट गया तुम्हारा है। यही चीज़ क्यूबिक इक्वेशन के लिए होती है, ठीक है। अब क्यूबिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है? यहाँ देखो, सामने देखिए, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्यूबिक इक्वेशन। बोलिए जरा मेरे साथ, क्या होती है? इक्वल टू 0, ठीक है। इसमें कोफिशिएंट कितने हैं? 4, ए बी सी डी। वहाँ पर ए किसका कोफिशिएंट होता था? एक्स स्क्वायर। यहाँ पर ए किसका कोफिशिएंट है? एक्स। वहाँ पर बी एक्स का कोफिशिएंट होता था, यहाँ बी एक्स स्क्वायर। मेरी बात को 4 है। अब ये क्यूबिक इक्वेशन है तो इसके जो जीरोज होंगे वो भी 3 होंगे। जीरोज होंगे इसके अल्फा, बीटा और गामा। तीसरा क्या लिखते हैं? गामा। अल्फा, बीटा और गामा। अल्फा, बीटा और गामा क्या होंगे? अल्फा, बीटा और गामा। तो इनमें भी रिलेशन होगा या नहीं होगा? अच्छा, ये निकालेंगे कैसे? क्वेश्चन आपका होना चाहिए मैम, ये कैसे निकालेंगे? क्यूबिक इक्वेशन को फैक्टराइज करके। क्यूबिक इक्वेशन को कैसे फैक्टराइज करते हैं? यहाँ पर से जानते हैं, ठीक है। 2-3 मेथड है। तो पहला मेथड तो वही है, हिट एंड ट्रायल। एक मेथड तो कॉमन लेके हो गया। अगर हमें समझ में आ रहा है कि 2-2 पेयर में से कुछ कॉमन आ रहा है तो हम कॉमन लेके कर लेते हैं। ऐसे क्वेश्चन क्लास 8 में आपने किए थे, कुछ में कॉमन लेके हो जा रहा था, कुछ में हमने डिवाइड करके करा था ना। जब इसको सॉल्व करेंगे तो इन तीनों की वैल्यू आ जाएगी। इसकी वैल्यू आने के बाद इन तीनों में रिलेशन होता है। कौन बताएगा मुझे? पढ़ा है आपने? अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा क्या होता है? तीनों का सम माइनस बी अपॉन ए होता है। अल्फा इसको कहेंगे सम ऑफ जीरो। क्या कहेंगे? माइनस बी अपॉन ए। किसके लिए? क्यूबिक के लिए। किसके लिए? क्यूबिक। इसमें एक नई टर्म होती है, वो मैं बता रही हूँ। और तीसरा वाला पहले बताती हूँ, प्रोडक्ट। ये क्या होता है? प्रोडक्ट क्या होता है? डी माइनस बी अपॉन। देखो वहां पर सी अपॉन ए आ रहा था क्योंकि वहां पे सी लास्ट कोफिशिएंट था। यहाँ पर माइनस डी अपॉन ए आ रहा है क्योंकि यहाँ पे डी लास्ट कोफिशिएंट। एक इसमें होता है सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ जीरो। सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ जीरो, यानी पहले प्रोडक्ट करो अल्फा को बीटा से, बीटा को गामा से, गामा को अल्फा से। ये प्रोडक्ट हो गया। अब इनका सम, यानी सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ जीरो। यहाँ पर ये होता है सी अपॉन प्रोडक्ट। सम ऑफ जीरोस बी अपॉन ए, सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ जीरोस सी अपॉन ए, और सिंपल प्रोडक्ट ऑफ जीरोस माइनस बी। ये आपको ऐसे रटा होना चाहिए कि बिल्कुल नींद में भी बोलो ना तो ये होना चाहिए। नींद में भी कोई पूछ ले तो ऐसे रट्टा मारना है इसका। इस चैप्टर में सिर्फ इतना ही है। चैप्टर खत्म, कल इसकी एक्सरसाइज कर लेंगे 2.2, कल ये फिनिश हो जाएगा। तो इसमें 3-4 चीज़ें हैं। ग्राफ प्लॉट करना, क्यूबिक का, क्वाड्रेटिक का, लीनियर का। ग्राफ को देख के नंबर ऑफ जीरोस बताना कि कितने होंगे। ये ग्राफ को देख के ये बताना कि ए जो है पॉजिटिव है या नेगेटिव है तो ग्राफ कैसा होगा। उल्टा करके भी पूछा जा सकता है। ग्राफ देखकर ये भी पूछा जा सकता है कि ए की वैल्यू पॉजिटिव होगी कि नेगेटिव। तो अगर ग्राफ अपवर्ड है तो ए क्या होगा? पॉजिटिव। ग्राफ डाउनवर्ड है तो क्या होगा? या ये भी पूछा जा सकता है अगर ए पॉजिटिव है तो ग्राफ कैसा होगा। दोनों बातों को उल्टा सीधा करके पूछा जा सकता है, ठीक है। तीसरा प्लॉटिंग करना मैंने बता दिया। चौथा यही है, सम ऑफ जीरोस, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। इसके रिलेटेड क्वेश्चन 2.2 है जो हम कर रहे हैं।